हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, हम सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर कवर कर रहे थे। ये हमारे लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 26 है। अपने पिछले दो वीडियोस में हमने कई सारे सुप्रीम कोर्ट के एस्पेक्ट्स को कवर किया था, उसके कंपोजिशन को कवर किया था, अपॉइंटमेंट्स के तरीके को कवर किया था, टेन्योर को कवर किया था, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल किस तरीके से होता है, इन सब बातों को कवर किया था। और आज के सेशन में हम सुप्रीम कोर्ट के पावर्स और ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहिए। इस सेशन से आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है, क्योंकि आपको बहुत सारी ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपके लक्ष्मीकांत वाले बुक में नहीं दी हुई है। तो इस डिस्कशन का आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम अपने इस सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का क्या मतलब है। दोस्तों, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है कि अगर हम किसी भी मामले में सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सके तो वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहा जाता है। नॉर्मल केसेस में क्या होता है, आप समझिए। नॉर्मल केसेस में हम अपील के थ्रू ही सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मान लीजिए अगर हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई भी मामला दायर किया है तो इससे मामला हाई कोर्ट पहुंचेगा और फिर हाई कोर्ट के बाद हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच पाएंगे। तो ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में होता है। लेकिन ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन वाले में क्या होता है कि अगर कोई ऐसा मैटर है जो कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आता है तो हम बिना हाई कोर्ट और बिना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये होता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब। सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन केवल और केवल इन तीन मामलों में है। आप देखिए, अगर एक तरफ सेंटर है और बाकी दूसरी तरफ बाकी जितने स्टेट्स हैं वो हैं और इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ हो तो ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आएगा। फिर एक तरफ सेंटर और कुछ स्टेट्स हैं और दूसरी तरफ बाकी स्टेट्स हैं और इन दोनों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हुआ हो तो ये भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आएगा। और तीसरा आप देखेंगे कि दो अलग अलग स्टेट्स के बीच में अगर डिस्प्यूट हुआ हो तो ये भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आएगा। अब इन तीनों मामलों को आप देखें, ये तीनों ही मामले हमारे फेडरल डिस्प्यूट्स हैं। फेडरल डिस्प्यूट्स मतलब जो हमारे फेडरलिज्म से रिलेटेड है। अब फेडरलिज्म मैंने आपको पहले समझाया हुआ है। जो इस वीडियो को मेरी पहली बार देख रहे हैं, आप मेरी पिछली वीडियोस को देखें तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। तो अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। अभी जो हमने इन तीन सब्जेक्ट्स को देखा जो कि फेडरल डिस्प्यूट्स थे, इसके मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। यानी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन तो है ही, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। इसके साथ साथ ये एक्सक्लूसिव भी है। अब एक्सक्लूसिव होने का क्या मतलब है? ओरिजिनल का तो मतलब हमने समझ लिया। एक्सक्लूसिव होने का मतलब ये है कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई और दूसरा कोर्ट इस मामले में कोई डिसीजन ले ही नहीं सकता। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव। विशेष तौर पे केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास इन मामलों में डिसीजन लेने का अधिकार है। इसलिए जो भी फेडरल डिस्प्यूट जो कि अभी हमने ऊपर इन तीन पॉइंट्स को देखा, इनके मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो एक्सक्लूसिव है और ओरिजिनल तो है ही, क्योंकि हम सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं फर्स्ट इंस्टेंस में। हमें अपील के माध्यम से जाने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। दूसरी बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट के एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में पॉलिटिकल नेचर के क्वेश्चंस को नहीं शामिल किया जाता। उनको इस और एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से हमेशा एक्सक्लूड किया जाता है। तीसरी बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि अगर किसी प्राइवेट सिटीजन ने सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई सूट लाया है तो फिर उसको भी सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, उसको नहीं माना जाएगा। फिर आपको ध्यान में क्या रखना है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो है, कुछ और भी ऐसे मामले हैं जिनमें ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। जैसे अगर कोई ट्रीटी के वजह से कोई सवाल खड़ा होता है, कोई विवाद खड़ा होता है, तो उस ट्रीटी के कॉन्टेक्स्ट में जो डिसीजन लेना होता है वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट के नहीं आता है। दूसरी बात, अगर कोई इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट हुआ है तो भी सुप्रीम कोर्ट का ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा। मतलब इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट के मामले में हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अगर किसी ट्रीटी पे कोई डिस्प्यूट हुआ है तो उस ट्रीटी के कॉन्टेक्स्ट में हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, बिकॉज ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन समझ में आया हो। दोस्तों, आपको जहाँ पे भी कंफ्यूजन हो, आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए। थोड़ा चाहे तो आप स्लो भी कर सकते हैं या फास्ट भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको सहूलियत हो, और इसको दोबारा आप सुने। इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बार लक्ष्मीकांत की बुक जरूर पढ़ें।
आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएँगी। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हमने समझ लिया। अब हम सुप्रीम कोर्ट की एक और ज्यूरिसडिक्शन जिसको हम रिट ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट दोस्तों हमारा 5 टाइप का रिट इश्यू कर सकता है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। यानी जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं उनको लागू करवाने के लिए 5 टाइप के रिट्स इश्यू कर सकता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इन 5 टाइप के रिट्स के नाम क्या-क्या हैं और फिर ये भी बता सकते हैं कि हमने रिट्स को कहाँ से बोरो किया है। रिट ज्यूरिसडिक्शन के बारे में आपको ये बात ये ध्यान में रखनी है कि रिट ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल तो है, एक्सक्लूसिव नहीं है। ओरिजिनल कहने का मतलब कि हम अपने फंडामेंटल राइट के वायलेशन के जब भी वायलेशन हमारा होता है फंडामेंटल राइट का तो हम सीधा-सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जा सकते हैं। दैट इज़ व्हाई ये ओरिजिनल है क्योंकि हम फर्स्ट इंस्टेंस में ही सुप्रीम कोर्ट चले गए। ये एक्सक्लूसिव नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब भी हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो हम आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट चले जाएं या फिर आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। अब देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अलावा हमारे पास हाई कोर्ट्स के पास भी जाने का ऑप्शन होता है। इसलिए जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है वो ओरिजिनल तो है बट एक्सक्लूसिव नहीं है बिकॉज हाई कोर्ट के पास भी जाने का हमारे पास ऑप्शन होता है। अब इस चार्ट के माध्यम से मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिट ज्यूरिसडिक्शन को समझाने का प्रयास किया। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का रेट ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल 32 में आता है, वहीं हाई कोर्ट का रेट ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल 226 में आता है। अगर हम पर्पस की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के रेट ज्यूरिसडिक्शन का पर्पस केवल और केवल फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करना है, लेकिन हाई कोर्ट्स फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ दूसरे लीगल राइट्स को भी इन्फोर्स कराने के लिए रिट्स इशू कर सकता है। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट का जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है वो हाई कोर्ट के रिट ज्यूरिसडिक्शन के कंपैरिजन में काफी नैरोअर है क्योंकि ये केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स तक लिमिटेड है। वहीं हाई कोर्ट का रिट ज्यूरिसडिक्शन काफी ज्यादा वाइडर है बिकॉज फंडामेंटल राइट्स और अदर राइट्स इन सब के मामले में हाई कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है। अगर हम टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के में जो है रिट इशू कर सकता है, वहीं हाई कोर्ट जो हाई कोर्ट का अपना पर्टिकुलर ज्यूरिसडिक्शन होता है उसके अंदर में ही रिट्स इशू कर सकता है। फिर अगर हम बात करें कि रिट ज्यूरिसडिक्शन डिस्क्रिशनरी है या नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट का जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है वो डिस्क्रिशनरी नहीं है। फंडामेंटल राइट के लिए अगर कोई भी आदमी सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को अपना रिट ज्यूरिसडिक्शन इस्तेमाल करना ही होगा, सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता। बट हाई कोर्ट अगर हम जाते हैं अंडर आर्टिकल 226 तो हाई कोर्ट रिट ज्यूरिसडिक्शन को एक्सरसाइज करेगा या नहीं करेगा वो डिस्क्रिशनरी है। कोर्ट ये भी कह सकता है कि आपके पास अगर ऑल्टरनेटिव रेमेडी एग्जिस्ट करता है तो आप उसको यूज कीजिए, हम आपका रिट ज्यूरिसडिक्शन यूज नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रिट ज्यूरिसडिक्शन से काफी ज्यादा है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। अब ये फिर से ये कलर्ड चार्ट जो है इसको आपको ध्यान में रखना है। अब पार्लियामेंट अगर चाहे तो फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के अलावा दूसरे पर्पसेस के लिए भी सुप्रीम कोर्ट को इस बात की पावर दे सकता है कि वो रिट्स इशू करे अगर पार्लियामेंट चाहे तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपसे स्टेटमेंट बना के पूछा जा सकता है तो आपको ध्यान में होना चाहिए। तो ये दोस्तों हमने रिट ज्यूरिसडिक्शन के बारे में देखा। अब हम बात करते हैं एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। देखिए सुप्रीम कोर्ट अगर आप देखें तो प्राइमरीली एक कोर्ट ऑफ अपील है जिसमें हम एक सीरीज के थ्रू एक हायरार्की के थ्रू सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं। हम सबसे पहले लोअर कोर्ट्स में जाते हैं, फिर हाई कोर्ट्स में जाते हैं, फिर हम सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट मेनली आप देखेंगे तो एक एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन को एंजॉय करता है। एक प्राइमरी देखेंगे तो ये प्राइमरी कोर्ट ऑफ अपील ही है। तो सुप्रीम कोर्ट अपना एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन 4 हेड्स के थ्रू एंजॉय करता है, 4 हेड्स के अंडर में एंजॉय करता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो कोई भी है उसके मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। कोई भी सिविल मैटर है उसके मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। कोई क्रिमिनल मैटर है इसके मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। और जो चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा, इसको मैंने जानबूझ के यहाँ पे मेंशन किया है बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड इन योर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। चौथा क्या है? अपील्स बाय स्पेशल लीव। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर अगर हाई कोर्ट में पहुंचता है तो वहां से हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये आप समझ ही गए। सिविल मैटर्स में हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सिंपल है। अब ये अपील्स बाय स्पेशल लीव क्या है, अब इस बात को समझिए। अगर किसी भी अग्रीव्ड पर्सन को लगता है कि लोअर कोर्ट्स ने जो डिसीजन दिया है वो डिसीजन गलत है,
या लोअर कोर्ट्स ने उन सारे प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया है जो प्रोसीजर फॉलो किए जाने थे और जो डिसीजन दिया गया है वो फेयर नहीं है, तो ऐसे मामले में वो जो अग्रीव्ड पर्सन है या अग्रीव्ड एंटिटी है वो एक स्पेशल लीव पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकता है अंडर आर्टिकल 136। अब सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इस पिटिशन को एक्सेप्ट भी कर सकता है, चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकता है, ये डिस्क्रिशनरी है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि असल में उस व्यक्ति के साथ कुछ गलत हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट इस स्पेशल लीव पिटिशन को एक्सेप्ट करेगा और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देगा वो फाइनल होगा। अब इस स्पेशल लीव वाले प्रोविजन को आपको ध्यान रखना है, मिलिट्री कोर्ट वाले केस में आप नहीं यूज कर सकते। यानी मिलिट्री कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दिया है तो उस डिसीजन के अगेंस्ट में आप स्पेशल लीव का पिटिशन नहीं डाल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो मैं उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब ये हमने एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन देख लिया। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के बारे में, जिसके बारे में हमारे संविधान के आर्टिकल 143 में मेंशन है। अब देखिए, आर्टिकल 143 कहता है कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है और ये सलाह दो कैटेगरी की होती है। एक ऐसी सलाह होती है, एक ऐसा एडवाइस होता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपना ओपिनियन देने से मना कर सकता है। इसका केस क्या है कि अगर कोई भी पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है और उस पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर से कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है या कोई भी फैक्ट अराइज होता है, तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अपना ओपिनियन देने से मना कर सकता है। ठीक है। और दूसरी कैटेगरी ऐसी होती है जहां पे सुप्रीम कोर्ट को अपना ओपिनियन देना ही होता है प्रेसिडेंट को, सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता। जैसे कोई अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी है, यानी हमारे संविधान के लागू होने से पहले से अगर कोई ट्रीटी चली आ रही हो, उस ट्रीटी के कॉन्टेक्स्ट में हमारे संविधान के लागू होने से पहले से अगर कोई अग्रीमेंट चला आ रहा हो, तो उस अग्रीमेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है, तो इन डिस्प्यूट्स के मामले में अगर प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगा है तो सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देना ही पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता। तो इन दो कैटेगरीज में एडवाइजरी एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन को सुप्रीम कोर्ट एंजॉय करता है। इसके अलावा आपको ध्यान क्या रखना है कि प्रेसिडेंट ने जो भी एडवाइस सुप्रीम कोर्ट से मांगा है वो एडवाइस प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ केसेस हैं ऐसे जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का इस्तेमाल किया है, जिसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे आप देखेंगे 2G स्पेक्ट्रम केस जो 2012 में आया था। फिर कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का केस था, 1992 में आया था। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का यूज किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट राम जन्मभूमि केस 1993, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का इस्तेमाल किया था। तो ये दोस्तों एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन, माफ कीजिएगा, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट था। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के पावर के बारे में। एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के नाते सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या पावर्स है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट के पास दो पावर्स है। क्या? कि सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट्स को, अपने प्रोसीडिंग्स को और अपने जितने भी एक्ट्स हैं उन सबको टेस्टिमनी के लिए रिकॉर्ड करवाएगा। ठीक है। और इस रिकॉर्ड को एविडेंटली वैल्यू माना जाएगा, यानी एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो भी लीगल प्रेसिडेंट्स होंगे जो उनमें लीगल रेफरेंस के रूप में यूज किया जा सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई एक्ट कुछ ऐसा किया है, तो सुप्रीम कोर्ट के इन सारे एक्ट्स को, इन सारे जजमेंट्स को एक लीगल रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और इनको एक एविडेंस के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पहला पावर तो ये रहा। दूसरा पावर सुप्रीम कोर्ट का बीइंग अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ये है कि इसको किसी भी व्यक्ति को अपने कंटेम्प्ट के लिए, यानी अवमानना के लिए, यानी कि आप समझ लीजिए कि डिसरिस्पेक्ट के लिए पनिश करने का पावर है। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट की डिसरिस्पेक्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति को पनिश कर सकता है। तो ये दो पावर बीइंग अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के नाते सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब देखिए, फिर से ये जो स्लाइड है, कलर्ड स्लाइड, ये आपको ध्यान में रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ना केवल अपने कंटेम्प्ट के लिए, बाकी हमारे देश में जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उनके लिए, जितने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनके लिए, यहां तक कि ट्रिब्यूनल्स के लिए भी अगर कोई कंटेम्प्ट करता है तो पूरे देश में जो है वो किसी भी व्यक्ति को पनिश कर सकता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, ये जो सेकंड प्रोविजन था कि कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने का, तो इस प्रोविजन को इफेक्ट देने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 में पास किया गया, जिसको कि एच एन सान्याल के रिपोर्ट के बेस पे पास किया गया था। अब इस एक्ट में दो टाइप के कंटेम्प्ट बताए गए हैं।
एक होता है सिविल कंटेम्प्ट, दूसरा होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट, माफ कीजिएगा। अगर आपने जानबूझ के सुप्रीम कोर्ट के या किसी भी कोर्ट के जजमेंट को या किसी कोर्ट के ऑर्डर को या किसी कोर्ट के प्रोसेस को जानबूझ के अगर आपने डिसओबे किया है तो ये सिविल कंटेम्प्ट में आता है। लेकिन अगर आपने सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को या किसी भी हमारे देश के कोर्ट की अथॉरिटी को कम करने के लिए किसी मैटर को पब्लिश कर दिया है, या जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है उन प्रोसीडिंग्स में आपने कुछ इंटरफेरेंस किया है, या आपने जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है उसको किसी भी तरीके से आपने ऑब्स्ट्रक्ट किया है, तो इन मामलों में जो भी आप कंटेम्प्ट करेंगे वो क्रिमिनल नेचर का कंटेम्प्ट होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब आपको यहाँ पे दो तीन चीजें ध्यान में रखनी है कि किसी भी व्यक्ति ने अगर कोई कंटेम्प्ट किया है तो जिस डेट पे उसने कंटेम्प्ट किया है उस डेट से अगले 1 साल तक के भीतर ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट किया जा सकता है। एग्जाम्पल से समझाता हूं। आज अगर 6 मई है तो 6 मई को मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया, 6 मई 2025। अब इस डेट से अगले 1 साल तक, 1 ईयर तक, इस 1 साल के अंदर में ही कोई भी कोर्ट जो कंटेम्प्ट का प्रोसीडिंग्स है उसको शुरू कर सकता है, उसको इनिशिएट कर सकता है। अगले 6 मई 2026 के बाद कोई भी कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रोसीडिंग्स शुरू नहीं कर सकता। ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो भी प्रोसीडिंग्स होगी कंटेम्प्ट की उसको किसी कंटेम्प्ट के कमिट होने के 1 साल के भीतर ही शुरू किया जाएगा। और दूसरा, आपको ये बात ध्यान में रखना है कि ये जो एक्ट है 1971 का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, ये पंचायत या विलेज कोर्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। यानी कि अगर किसी ने विलेज कोर्ट का या पंचायत कोर्ट का कंटेम्प्ट किया है तो उसके ऊपर ये एक्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो ये दोस्तों कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के नाते सुप्रीम कोर्ट के पावर थे। अब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू का क्या पावर है। अब देखिए, जुडिशियल रिव्यू का पावर होने का क्या मतलब है दोस्तों। जुडिशियल रिव्यू एक ऐसा पावर है सुप्रीम कोर्ट का जो किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट यानी कानून को या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यानी कि कार्यपालिका के आदेश की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी यानी संवैधानिकता की जांच करने की शक्ति देता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के पास इस बात की शक्ति है कि वो किसी भी लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट को या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के बेस पे एग्जामिन कर सकता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। इसी को हम पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। अब बहुत सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि जुडिशियल रिव्यू को पावर देते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, इसके अलावा भी कई सारे और आर्टिकल्स हैं। तो इन सारे आर्टिकल्स में जो जुडिशियल रिव्यू का पावर है वो सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला है सुप्रीम कोर्ट का पावर रिव्यू जुरिस्डिक्शन का। यानी सुप्रीम कोर्ट अपने खुद के जजमेंट्स को और अपने खुद के ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है। आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो रिव्यू पिटिशन है, तो सुप्रीम कोर्ट तभी अपना इस रिव्यू पिटिशन को एक्सेप्ट करेगा। किसी रिव्यू पिटिशन को किसी जजमेंट के डेट के 30 दिन के अंदर ही फाइल किया जाएगा, तभी सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट का रिव्यू करेगा या अपने किसी ऑर्डर का रिव्यू करेगा। आपको ध्यान में रखना है। फिर जो रिव्यू पिटिशन है वो उसको अलाउ करने के कई सारे ग्राउंड्स हैं। जैसे अगर किसी नए इंपॉर्टेंट एविडेंस की डिस्कवरी हुई हो तो सुप्रीम कोर्ट दोबारा से अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकता है। ठीक है, कोई रिकॉर्ड के फेस पे जो है वो मिस्टेक दिख गई हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकता है, या कोई दूसरा सफिशिएंट रीजन भी हो सकता है जिसके बेस पे सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपने डिसीजंस को या अपने ऑर्डर्स को रिव्यू कर सकता है। तो ये रिव्यू ज्यूरिसडिक्शन की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है कि वो अपने खुद के जजमेंट्स को रिव्यू करे। अगला है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के कॉन्टेक्स्ट में है। अब देखिए कि सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन का अल्टीमेट इंटरप्रेटर है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या की जब भी बात आएगी, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की जब भी बात आएगी, तो सुप्रीम कोर्ट हमारा अल्टीमेट इंटरप्रेटर होगा। अब सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन में कई सारे डॉक्ट्रिन्स को यूज करता है। जैसे आप देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ सिवेरेबिलिटी, इसके बारे में मैंने आपसे पहले भी चर्चा किया है। अभी डॉक्ट्रिन ऑफ सिवेरेबिलिटी क्या कहता है, आप ध्यान से सुनिएगा। ये डॉक्ट्रिन कहता है कि अगर कोई ऐसा कानून जिसका छोटा सा पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है,
तो केवल वही पार्ट जो है वो नल एंड वॉइड होगा, बाकी का कानून पूरी तरह से एप्लीकेबल होगा। अगर उस जो नल जो जो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट उस प्रोविजन को हटा भी दिया जाए तो उस कानून पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फिर उस छोटे से प्रोविजन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करके बाकी कानून को इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। इसी को हम डॉक्ट्राइन ऑफ सिवियरेबिलिटी कहते हैं। हिंदी में हम इसको पृथक्करणीयता का सिद्धांत कहते हैं। यानी किसी कानून का वो भाग जो संविधान के अगेंस्ट है उसको हमने पृथक कर लिया, उसको हमने सेपरेट कर लिया और बाकी कानून को इंप्लीमेंट कर दिया। तो ये है डॉक्ट्राइन ऑफ सिवियरेबिलिटी। इसके अलावा एक और डॉक्ट्रिन है जिसको हम डॉक्ट्राइन डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर कहते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर कहता है कि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से अपने मर्जी से अपना अधिकार छोड़ सकता है, और अगर किसी ने अपनी मर्जी से अपना अधिकार छोड़ दिया तो फिर वो दोबारा से उस अधिकार की मांग नहीं कर सकता। दैट इज व्हाट डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर इज। अब आपको ध्यान में रखना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर जो है वो मेनली लीगल राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। फंडामेंटल राइट्स में डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर इस्तेमाल नहीं होता है। अगला है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। एक्लिप्स का मतलब आप समझते हैं ग्रहण। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कहता है कि कोई भी कानून जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है, आपको ध्यान क्या रखना है कि जो मेनली डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स है ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल कानून के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल कानून कहने का मतलब कि जो भी कानून हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इनैक्टमेंट माफ कीजिएगा कमेंसमेंट से पहले के हैं उन कानूनों के कॉन्टेक्स्ट में मेनली डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स यूज होता है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स कहता है कि अगर कोई भी कानून का कोई भी पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स के अगेंस्ट है तो उस कानून पे या पूरा के पूरे कानून पे क्या होता है, ग्रहण लग जाता है, इक्लिप्स लग जाता है। और जैसे ही उस कानून में हम इस तरीके से परिवर्तन करते हैं कि अब वो कानून कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं रह जाता है तो वो कानून दोबारा से इंप्लीमेंट हो जाता है। यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स में किसी भी कानून को नल एंड वॉइड नहीं करार दिया जाता। आपको ध्यान में रखना है उस कानून को केवल और केवल उस कानून पे एक्लिप्स लग जाता है। और जैसे ही उस कानून में हम जो भी रीजनेबल अमेंडमेंट्स होते हैं वो कर देते हैं और वो कानून अब अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं रह जाता है तो वो कानून दोबारा से फिर इंप्लीमेंट हो जाता है, दोबारा से पावर में आ जाता है। इसी को हम डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस दोस्तों इस बात को इंश्योर करता है कि कोई भी राज्य जब कानून बनाता है तो अगर वो कानून राज्य के बाहर भी किसी क्षेत्र पे लागू हो रहा है तो जिस सब्जेक्ट पे उस राज्य ने कानून बनाया है वो सब्जेक्ट उस राज्य से डायरेक्टली कनेक्टेड है या नहीं। अब मान लीजिए कि यूके की गवर्नमेंट ने रिवर के पोल्यूशन को कम करने के लिए एक एक्ट बनाया, ठीक है। अब ये रिवर जो है वो बाकी दूसरे स्टेट्स में भी बहती है, तो हो सकता है इस कानून का कुछ पार्ट दूसरे स्टेट्स में भी जाके इम्प्लीमेंट हो उस रिवर के कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ पे ये देखा जाएगा कि जिस सब्जेक्ट पे कोई भी किसी भी स्टेट ने कानून बनाया है उस सब्जेक्ट का डायरेक्ट उस स्टेट के साथ कनेक्शन है या नहीं, नेक्सस है या नहीं। इसी को हम डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस कहते हैं। और अगला है डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा कानून सेंटर या स्टेट ने बना दिया जो बाहर से दिखने में कुछ और है लेकिन उसके अंदर का मकसद कुछ और है, तो ऐसे कानून को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकती है। इस कलरेबल लेजिस्लेशन वाले कानून को हम डिसेप्शन वाला कानून भी कहते हैं क्योंकि ये बाहर से कुछ और दिखता है और अंदर से कुछ और दिखता है। तो इन सारे डॉक्ट्रिन्स का यूज करके जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन की शक्ति जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है और सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन का अल्टीमेट इंटरप्रेटर है। तो दोस्तों ये कुछ शक्तियां थी सुप्रीम कोर्ट की। इसके अलावा भी कुछ ऐसे पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के पास जिसके बारे में यहाँ पे मैंने मेंशन किया, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित जो भी डिस्प्यूट होते हैं उनके रिगार्डिंग डिसीजन लेती है। फिर हम देखेंगे कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके मेंबर्स और उनके चेयरमैन के बारे में इंक्वायर करती है। सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ ऐसे पेंडिंग केसेस जो हाई कोर्ट्स में हैं उनको खुद के पास लाके डिस्पोज कर सकती है, उनका खुद से डिसीजन ले सकती है। फिर जो सुप्रीम कोर्ट के लॉ हैं, ठीक है, उसको उस हमारे देश के सारे कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चूंकि हमारे देश का एपेक्स कोर्ट है इसलिए वो एक गार्डियन की तरह काम करता है। हाई कोर्ट्स हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो या जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उन सबका गार्डियन होता है सुप्रीम कोर्ट। तो इस सुप्रीम कोर्ट के पास एक जुडिशियल सुपरिटेंडेंट की भी पावर होती है।
तो ये दोस्तों हमने सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन और सुप्रीम कोर्ट के पावर के बारे में देखा। अब हम जरा बात कर लेते हैं कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में और इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में क्या अंतर है। एक एक करके हम आराम आराम से देखते हैं। देखिए, इंडियन सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है वो केवल और केवल फेडरल केसेस तक ही लिमिटेड है, कन्फाइंड है। लेकिन अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, आप देखेंगे कि फेडरल केसेस में तो है ही, साथ ही साथ अब नेवल फोर्सेस के केस में, मैरिटाइम के केस में, मैरिटाइम एक्टिविटीज के केस में और एम्बेसडर्स के केस में, इन सारे मामलों में भी अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। तो इसका मतलब यह है कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इंडियन सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के कंपैरिजन में वाइडर है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं। जो एपिलेट जुरिस्डिक्शन है इंडियन सुप्रीम कोर्ट का, वो कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल और क्रिमिनल केसेस इन सबको कवर करता है। वहीं आप अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के एपिलेट जुरिस्डिक्शन की बात करेंगे तो वो केवल और केवल कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस तक ही कन्फाइंड है, लिमिटेड है। तो इसका मतलब यह है कि एपिलेट जुरिस्डिक्शन हमारे इंडियन सुप्रीम कोर्ट का वाइडर है। फिर हमारे इंडियन सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत ही वाइड डिस्क्रिशन है तो ग्रांट स्पेशल लीव, जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की कि अंडर आर्टिकल 136 कोई भी अग्रीव्ड पर्सन अपने लोअर कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल लीव पिटिशन फाइल कर सकता है। तो इस केस में हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास काफी ज्यादा वाइड डिस्क्रिशन है, लेकिन इस टाइप का कोई भी पावर अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। फिर हम देखेंगे कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी है अंडर आर्टिकल 143, लेकिन इंडियन अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास कोई भी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन नहीं है। फिर हम देखते हैं कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिशियल रिव्यू का स्कोप है वो बहुत लिमिटेड है, बिकॉज हमने अपने देश में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इसको फॉलो किया है। लेकिन अगर हम अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे तो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिशियल रिव्यू का स्कोप है वो काफी ज्यादा बड़ा है, काफी ज्यादा वाइड है। इसका कारण यह है कि अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया जाता है। अब देखिए, मैंने बहुत ही डिटेल में फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में पार्लियामेंट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इन दोनों के बीच में क्या फर्क होता है उसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो आप उस वीडियो को देखने के लिए आप अपनी स्क्रीन पे जो आपको राइट कॉर्नर में लिंक दिख रहा होगा, उस लिंक को टच करके आप मेरे उस वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे इन दोनों के कंपैरिजन के बारे में। अगला कंपैरिजन देखते हैं दोस्तों। हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिटीजन्स के राइट्स को डिफेंड करता है, और डिफेंड करने का जो तरीका है वो है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। लेकिन अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट सिटीजन्स के राइट्स को डिफेंड तो करता है, लेकिन वो प्रोसीजर कौन सा फॉलो करता है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इन दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप जाके एक फंडामेंटल राइट वाले पार्ट को जरूर देखें। आपको इन दोनों के बीच का काफी डिटेल में डिस्कशन मिलेगा। फिर देखेंगे हम कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन और पावर है उसको पार्लियामेंट के द्वारा बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पावर्स और जुरिस्डिक्शन को नहीं बढ़ाया जा सकता। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने जितना पावर और जुरिस्डिक्शन अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का कर दिया है उससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया जा सकता। फिर हम देखते हैं कि हमारे देश में जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है उसका जुडिशियल सुपरिटेंडेंस का भी पावर है, और वो स्टेट के हाई कोर्ट्स पे कंट्रोल भी करता है, क्योंकि हमने अपने देश में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम को अपनाया है। आप देखेंगे अमेरिका में इस प्रकार का कोई भी सिस्टम नहीं है कि अमेरिकन का जो हाई कोर्ट है वो जुडिशियल सुपरिटेंडेंस का काम करे और स्टेट के हाई कोर्ट्स पे कंट्रोल करे, क्योंकि अमेरिका में ड्यूअल जुडिशियल सिस्टम या फिर डबल जुडिशियल सिस्टम को अपनाया गया है। यानी कि वहां पे स्टेट का अपना अलग कोर्ट्स है, सेंटर लेवल पे अपना अलग कोर्ट्स है, और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होके काम करते हैं। दोनों का अपना अपना टेरिटोरियल नेक्सस है, ठीक है। तो ये दोस्तों आज इस टॉपिक के साथ इंडियन सुप्रीम कोर्ट और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के कंपैरिजन के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस सेशन से आपको काफी फायदा हुआ होगा। आपको बहुत सारी ऐसे भी बातें पता चली होंगी जो कि आपके लिए नई होंगी, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो बहुत ही जल्दी सुप्रीम कोर्ट के बाद मैं आपसे चैप्टर नंबर 27 के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते रहिए और अपनी तैयारी को सही दिशा में लेके आगे बढ़ते रहिए।